वीडियो ये यूजफुल इसलिए क्योंकि मान के चलते आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है फरवरी में, मान लेते हैं, तो फरवरी से पूरा आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा नेक्स्ट मार्च। तो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू Geeks 2.0। तो आज की वीडियो फिर से एक बहुत ही स्पेशल और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। ये चीज उन लोगों के साथ है जो ज्वाइन हो चुके हैं। टैक्स की इंफॉर्मेशन रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अब यहीं पे लोगों का दिमाग खराब हो रहा होगा कि अनुराग भाई अभी तो ज्वाइनिंग नहीं आ रही, ऑनबोर्डिंग नहीं हो रही, एक पैसा तो कमाया नहीं और आप ऊपर से टैक्स भरने की बातें कर रहे हो। पहले जब मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी ना, तो मेरे भी मन पे सिर्फ यही क्वेश्चन चलते थे, यार जब कमाएंगे, जब अर्न करेंगे, जब पैसे आएंगे तब टैक्स फैक्स का देखा जाएगा। कि मुझे ये भी नहीं पता था कि आईटी डिक्लेरेशन क्या है, ये टैक्स कैसे सबमिशन करना है, कैसे क्या, कुछ भी जीरो ऑफ कॉस्ट नॉलेज थी, जीरो नॉलेज थी। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि टैक्स का क्या फंडा चलता है इस आईटी पूरी कंपनीज में, चाहे कोई भी कंपनी हो। और एक कमेंट भी मेरे पास आया था कि ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम में अपने को क्या कैसा बेनिफिट है, आईटी सेक्टर में क्या कैसा है, WIPR0 में क्या कैसा है, तो उसके डिफरेंस के बारे में भी हम बात करेंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। मुझे पता है कि आपसे बहुत लोगों की ऑनबोर्डिंग नहीं हुई है, फिर भी आप इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि आपको पता लगेगा कि कैसे क्या चीजें आगे संभालना है। क्योंकि अगर आपकी ज्वाइनिंग फरवरी में होती है, मार्च में होती है, तो आपको पूरा मार्च से लेके आपको अपना टैक्स कैसे क्या सेव करना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और वीडियो के एंड पे हमने एक छोटी सी कंट्रोवर्सी टाइप की हो गई थी, वो एक मिस्टेक या फिर कुछ ऐसा बोला जाए कि सुनने में गलत फहमी टाइप की हो गई थी, उस रिलेटेड से मैंने जो बोल दिया था कि 250 से 300 लोग सिर्फ ऑनबोर्ड हुए थे लाइट वाले, वो लास्टली हम क्लियर करेंगे उसका क्या कैसा मैटर है और क्या कैसा कंक्लूजन है इनका आता है। अब आप बोलेंगे अनुराग भाई आईटी डिक्लेरेशन क्या है, उसके लिए हमने डिटेल वीडियो बनाई थी, बहुत बड़ी वीडियो हो गई थी क्योंकि इसमें बहुत कुछ हमने कवर किया था, एनपीएस, पेंशन वगैरह दुनिया भर की चीजें, वो बहुत लोगों ने नहीं देखी क्योंकि मुझे पता है इंफॉर्मेटिव चीज लोग कम देखना पसंद करते हैं। तो देखो शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, आईटी डिक्लेरेशन वो है बेसिकली क्या है, जैसे आपकी सैलरी 6.5 LPA है पर एनम। आपको भी पता है कि जब 5 LPA से ऊपर आपकी सैलरी हो जाती है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, आपको टैक्स पे करना होता है अगर आपकी 5 लाख के ऊपर सैलरी हो जाती है। अब बोलेंगे आपके अनुराग भाई इतना तो पता ही है हमें, तो अब आपको ये समझने की कोशिश करना है कि भैया अगर मेरी 6.5 लाख सैलरी है तो क्या मुझे 1.5 लाख जो है उसमें टैक्स लगेगा या फिर मुझे टैक्स देना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ आईटी डिक्लेरेशन मींस क्या होता है। मेनली जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, जैसे आपकी सैलरी में आपने सैलरी स्ट्रक्चर में देखा होगा, कुछ पैसा बेसिक होता है, कुछ पैसा HRA हाउस रेंट अलाउंस होता है, कुछ पैसा इंश्योरेंस होता है। तो जैसे मान के चलते हैं कि हाउस रेंट अलाउंस कुछ पैसे वहां पे मेंशन है, तो उसको आप क्लेम करके वो अमाउंट आप टैक्स के बाहर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरा क्या सिनेरियो था। मेरी ऐसी सैलरी मान के चलते हैं कि अभी 1 लाख बोनस है तो 5.5 लाख मेरी बोनस है, मतलब 50,000 मेरी ऊपर जा रही है, किससे, टैक्स के ऊपर से। मुझे 50,000 अब सेव कैसे करने पड़ेंगे। मैंने क्या किया, आईटी डिक्लेरेशन में दिया कि मैं हाउस रेंट में रह रहा हूं, ठीक है, रेंट अलाउंसेस के अंडर मुझे ये छूट मिले। तो मैंने क्या करा कि 12 मंथ्स का रेंट कितना बताया कि 8,000 रुपए में पर मंथ रेंट दे रहा हूं, और 12 महीनों में मेरा रेंट कितना हो जाएगा, 12 8 72,000, मतलब 72,000 ये मेरे हाउस रेंट अलाउंसेस HRA के अंदर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 5.5 5.5 लाख में से 72,000 को माइनस कर दिया जाएगा, तो हमारा कुछ 4,78,000 या मींस 5 लाख का हमारे नीचे आ गया। तो अब आपको ये तो समझ में आएगा कि आईटी डिक्लेरेशन मींस क्या है, जहां पे हमने डिक्लेयर किया कि हमें हाउस रेंट अलाउंसेस का क्लेम लेना है, HRA का क्लेम लेना है। और अभी जो कुछ दिन पहले एक आया था कि 15 जनवरी के पहले आपको आईटी डिक्लेरेशन को प्रूफ देना है, तो जो हमने हाउस रेंट अलाउंस डिक्लेयर किया था उसका अब हमें प्रूफ देना होगा कि भैया एक रेंट एग्रीमेंट बनवा के कि 8,000 का हम इस रेंट में रह रहे हैं और ऐसे ऐसे रह रहे हैं। तो अभी मैंने आपको इसलिए बोला था कि क्योंकि आपके लिए वीडियो ये यूजफुल इसलिए है क्योंकि मान के चलते आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है फरवरी में, मान लेते हैं, तो फरवरी से पूरा आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा नेक्स्ट मार्च मींस 2024 में। तो आपका अगर 5 लाख से ऊपर होता है तो आपको पे करना पड़ेगा टैक्स। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, आईटी डिक्लेरेशन में अपना इंश्योरेंस या फिर हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस, ये सब चीजें टैक्स के बाहर होती है, तो ये आप डिक्लेयर कर सकते हो और प्रूफ आपको ये जनवरी फरवरी के आसपास देना होता है। अब आप बोलेंगे ये तो चलो अनुराग भाई सब समझ में, आईटी डिक्लेरेशन क्या, कैसे टैक्स सेव करना हो, कि 2 टैक्स के अंडर अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले न्यू टैक्स रिजीम भी लॉन्च हुआ था। यहाँ पे 2 टैक्स रिजीम चलते हैं, एक ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम, नॉर्मली से मैंने लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे
कि अनुराग भाई फायदा किस में है, ओल्ड टैक्स रिजीम में या न्यू टैक्स रिजीम में? मैं आपको बताऊं, दो टाइप के सैलरी पे एम्प्लॉइज होते हैं। पहला, जिनको सैलरी स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा जैसे हमें मिलती है, बेसिक अलग है, एचआरए अलग है, इंश्योरेंस अलग है, ट्रेवल अलाउंसेस अलग है, और सब मिला के एक सैलरी मिलती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सैलरी, सिर्फ सैलरी मिलती है, ना उनका ये एचआरए रहता, ना दुनियादारी, कुछ भी नहीं रहता। तो दैट मीन्स क्या है कि जिनका नहीं रहता, जिनका विदाउट एग्जेम्पशन रहता है, इसको बोलते हैं विदाउट एग्जेम्पशन, तो वो लोग क्लेम ही नहीं कर सकते ना। मान के चलिए मैं आपको एक सैलरी दे रहा हूं, एक एम्प्लॉय ए है, मैं उसको सैलरी दे रहा हूं और मैंने उसको कोई भी हाउस रेंट अलाउंसेस नहीं दिए, कोई भी कुछ नहीं दिए, सीधे 10 लाख का पैकेज ही दे दिया है और कुछ नहीं दिया है, तो वो क्या है, विदाउट एग्जेम्पशन है। तो वो भाई किसके अंडर अपनी टैक्स सेविंग करेगा? वो, उसके पास तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो अपना डाल सके कि एचआरए में डाल देगा तो टैक्स बचा लेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर क्या है कि यही चीज अगर एम्प्लॉय है, अगर उसके पास, मैंने एक 10 लाख के पैकेज में मैंने एम्प्लॉय रखा, उसको मैंने 5 लाख बेसिक दे दिया है, मींस 3 लाख मैंने एचआरए दे दिया, 2 लाख, तो वो क्या कर सकता है, वो क्लेम कर सकता है कि ये मेरा टैक्स के बाहर है। तो अब आप बोलेंगे कि अनुराग भाई बेनिफिट किस में है? बेनिफिट तो ओल्ड में ही समझ में आ रहा है, क्योंकि ओल्ड में हम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि ओल्ड में ना ज्यादा टैक्स के परसेंटेज लग रहे हैं, मतलब ओल्ड में आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है एज अ परसेंटेज में, मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, और न्यू में आपको थोड़ा कम परसेंटेज देना होता है। पर लेकिन बेनिफिट अभी पिछले साल जितने थे, 90% लोगों ने ओल्ड टैक्स रिजीम को ही कंसीडर किया था। क्यों किया था? क्योंकि भाई देखो, ओल्ड टैक्स रिजीम में सबकी लगभग 90 to 95% लोगों की सैलरी ऐसे डिवाइड होती है कि एचआरए अलग से मिलता है, अलाउंसेस, इंश्योरेंस एंड होम लोन्स वगैरह जो चल रहे होते हैं, तो ये सब लोग मालूम अपने अंदर क्लेम कर सकते हैं। मान के चलो किसी की 7 लाख की सैलरी है, उसने 50,000 हाउस अलाउंसेस में कर दिए, 50,000 लोन में कर दिए, ऐसे ऐसे करके उसने 2 लाख अपना बचा लिया, तो अब उसको 5 लाख में तो ज्यादा टैक्स लगने नहीं है, बहुत 2 to 5% लगता है, बहुत कम लगता है। ठीक है, अगर यहीं पे दूसरा कोई एम्प्लॉय है, अब वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि भैया उसकी 7 लाख सीधे सीधे सैलरी है, और 7 लाख में उसको कुछ परसेंटेज में उसको वो लगेगा, क्या बोलते हैं, टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहने का सीधे से सिंपल सा मतलब ये है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्सेस ज्यादा लगते हैं और न्यू टैक्स रिजीम में टैक्सेस कम लगते हैं परसेंटेज में। लेकिन अगर आपके पास एग्जेम्पशन है, लाइक होम लोन से, ये दुनियादारी, ये सब चीजें आप क्लेम कर सकते हो, तो आपको ओल्ड टैक्स में आप 5 लाख के अपना अमाउंट नीचे ला सकते हो, और ये न्यू टैक्स में आप ये सब एग्जेम्पशन नहीं कर सकते, तो आपका ये अमाउंट नीचे नहीं आएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। ओल्ड वर्सेस न्यू की हमने बात कर ली, आईटी डिक्लेरेशन की बात कर ली। थर्ड पॉइंट मैं आपको बता दूं कि मैंने 250 से 300 लोग क्यों बोला था, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरा एक दोस्त XYZ कंपनी में, WIR, आपको पता है वो कौन सी कंपनी है, वो प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग की ही टीम में है। तो उससे मैंने पूछा कि भैया जो अभी ऑनबोर्डिंग हुई थी लाइट की, उसमें कितने लोगों को ऑनबोर्ड किया गया था? तो उसने बोला अरे भाई वही 250 से 300 लोगों को प्रोजेक्ट में एलोकेट करने के लिए लिस्ट आई है। तो अपन ने सोचे कि चलो ठीक है भाई, 250 से 300 लोगों को ऑनबोर्ड किया होगा। लेकिन जब इतने सारे कॉमेंट्स आए, तो मैं इसके लिए पहले तो सॉरी बोलना चाहूंगा, पर लेकिन इतने सारे कॉमेंट्स आए, तब मैंने उससे फिर से क्रॉस चेक किया, तो वो बोलता है अनुराग भाई ये वो लोग नहीं है, ये जो बहुत पहले ऑनबोर्ड हो गए थे 2022 में, वो लोग बेंच में, ये जो 250 से 300 लोग बैठे, 273 अराउंड 250 से 300 लोग थे, ये लोग अभी बेंच पे बैठे, इनको प्रोजेक्ट में ऑनबोर्ड करना है। वो मैंने तुमको अमाउंट बता दिया, वो मैंने नंबर्स बता दिए। तो भाई मैंने उसको बोला कि अरे मैं जाके यूट्यूब में बोल के आया है यार कि ऐसा ऐसा हो गया, और लोग मुझे बोल भी रहे, और मैं वहां अड़ रहा हूं कि नहीं भैया इतने ही लिस्ट आई है हमारे पास। तब फिर उसने भी सॉरी बोला, और मैं भी आपसे सॉरी बोलता हूं कि वो जो लिस्ट थी 250 से 300 लोगों की, वो जो 22 में बैच ऑनबोर्ड हो गए थे, वो लोग जो अभी बेंच में, उनको प्रोजेक्ट में एलोकेट करना, और नए वालों की अलग लिस्ट बनेगी। होता क्या है जनरली, ये जो प्रोजेक्ट टीम में है ना, ये तो प्रोजेक्ट जब एलोकेट होने के बाद, मतलब ट्रेनिंग वेनिंग होने के बाद इसके पास लिस्ट आती है, तब ये मुझे बता पाता है। तो अब लाइट की ट्रेनिंग वेनिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद लिस्ट आएगी, तो जो भी होगा अपडेटेड बता दूंगा। बाकी आपका भाई सॉरी बोलता है, कोई भी शिकवा के लिए या माफी मांगता हूं मैं इस चीज को लेकर। अगर कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।